आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड में लॉन्चिंग एंड म्यूचुअल फंड स्कीम। कोई भी कंपनी है जो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में इन्वॉल्व है, किस तरह लॉन्च करती है म्यूचुअल फंड को, क्या प्रोसेस है। इससे पहले आपने देखा कि म्यूचुअल फंड के लिए कंपनियां जो है किस अपने म्यूचुअल फंड को उसका डिज़ाइन क्या होता है, उसकी मार्केटिंग कैसी होती है, और फिर कोई इन्वेस्टर है जो कैसे अपने स्कीम को इवेलुएट करता है। ये सारा जो है आपने इससे पहले के लेक्चर में देखा होगा। ठीक है कि कौन हमारी जैसे कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, LIC है, कि अपने म्यूचुअल वहाँ अगर म्यूचुअल फंड के बिजनेस में उतर गई है तो उसका साइज क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह का डिजाइन करेंगे, और फिर उसके बाद मार्केटिंग कैसी होगी। और मान लीजिए कोई LIC की म्यूचुअल फंड खरीदता है कोई इन्वेस्टर, तो वो अपने इन्वेस्ट को जो उसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो कैसे उसको इवेलुएट करेगा। तो ये सारा तरीका जो हमने क्या था और कैसे था, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लॉन्चिंग म्यूचुअल फंड स्कीम। कंपनियां को हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हो या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो लॉन्चिंग जो लॉन्च करती है मार्केट में म्यूचुअल फंड को उतारने जा रही हैं, तो बिफोर द तो क्या क्या स्टेप उठाती हैं, तो उसको आप ध्यान समझिए। यानी कौन कौन सी प्रक्रिया को वो फॉलो करती हैं। तो प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग ऑफ स्कीम्स, वहाँ तो क्या क्या प्रक्रिया है, इसको वन बाई वन हम आपको जो आपका सेबी का गाइडलाइन है उसके थ्रू समझा रहे हैं। सेबी के गाइडलाइन के थ्रू ये पहला नियम ये कह रहा है कि नो स्कीम शैल बी लॉन्च बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनी unless such scheme is approved by the trustee and a copy of the offer documents has been filed with the board। ठीक है, देख कोई भी स्कीम जो है मार्केट में तब तक लॉन्च नहीं हो सकती जब तक उसको ट्रस्टी यानी ट्रस्टी के द्वारा उसको अप्रूव न कर दिया गया हो और उसकी एक कॉपी जो है बोर्ड के पास भेज नहीं दी गई हो। देखिए ध्यान रखिएगा, ट्रस्टी का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी के लिए। वो पहले अपने अपने फंड को अपने फंड को अपने म्यूचुअल फंड की स्कीम को वो ट्रस्टी के द्वारा अप्रूव कराइए और उसकी एक कॉपी जो है सेबी के पास वो भेजेगी। फिर सेकंड के क्या कर रहे हैं, एवरी म्यूचुअल फंड सेल अलॉन्ग विद द ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ ईच स्कीम पेइंग आपका फिलिंग पे द फीस ऑफ ₹1,00,000। कोई भी कंपनी है जितने टाइप की म्यूचुअल फंड स्कीम को मार्केट पर लॉन्च कर रही है, तो हर एक स्कीम के साथ वो लगभग वो 2 लाख रुपए का ये जो है ड्राफ्ट जो है उस ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ वो सबमिट करेगी। ठीक है, फिर कर रहे हैं। अब फिर नेक्स्ट है आपका क्लोजर इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए, मान लीजिए ये क्या ये सुविधा हो सकती है कि ऑफर डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई किया जाए। अगर सेबी कहता है तो ऑफर डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है। और साथ में ऑफर डॉक्यूमेंट में ये भी होता है कि आप नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप यूनिट होल्डर हैं तो आपके बाद किसको जाएगी ये, आप नहीं रहे तो कोई ना कोई किसी पर्सन को नॉमिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट मटेरियल, यानी ऑफर डॉक्यूमेंट का मटेरियल इस टाइप का भी हो उसमें किसी तरह का कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट ना हो, यानी जो इन्वेस्टर है उस ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़ के कहीं भी कंफ्यूज ना हो। फिर नेक्स्ट आप ये कह रहे हैं कि आपका क्या क्या प्रक्रिया है कि लिस्टिंग ऑफ क्लोज इंडेक्स स्कीम। एवरी क्लोज इंडेक्स स्कीम शैल बी लिस्टेड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विदिन 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द सब्सक्रिप्शन। देखिए कोई जितने भी आपकी क्लोज इंडेक्स स्कीम है उसको स्टॉक एक्सचेंज में उसकी लिस्टिंग बहुत ज़रूरी है। वो सब्सक्रिप्शन के वो 6 महीने के भीतर उसको उसको जो है उस कंपनी, मान लीजिए कोई भी कंपनी है वो क्लोज इंडेक्स स्कीम को मार्केट पर लॉन्च करने जा रही है, तो उससे पहले उसको स्टॉक एक्सचेंज में उसकी लिस्टिंग करानी बहुत ज़रूरी होती है। इफ़ द शेयर स्कीम provide that listing of closed index scheme shall not be mandatory. If the said scheme provide for periodic repurchase facility to all the unit holder with the restriction if any on the extent of the such required और, ठीक है, ध्यान दीजिए हमारे रिपर्चेज कर रहे हैं, ठीक है, या उसको दोबारा फिर से कर रहे हैं, रिपर्चेज नहीं करना चाहते हैं, तो वैसे कंडीशन में भी उसकी जो लिस्टिंग बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट कर रहे हैं रीपर्चेस ऑफ क्लोज इंडेक्स स्कीम। ठीक है, और साथ में ऑफर डॉक्यूमेंट में साफ साफ पूरा पूरा नियम होना चाहिए कि क्या क्या नियम है। इफ़ द डिटेल ऑफ द सच परचेज फैसिलिटी आर क्लियरली क्लोज इन द
offer document or if the said scheme open for the repurchase within the period of the 6 months from the close of the subscription। सब्सक्रिप्शन के 6 महीने के बाद जो है आप चाहें तो ये क्लोज इंड स्कीम को जो है वो रीपर्चेज के लिए ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। द फिर करें रीपर्चेस ऑफ क्लोज इंड स्कीम द एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इट्स ऑप्शन रीपर्चेस और री इशू द रीपर्चेज यूनिट ऑफ क्लोज स्कीम। ठीक है। ऐसे मैनेजमेंट कंपनी ठीक है ऑप्शन दे सकती है कि आप उसको खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है। यानी रीपर्चेज कर सकते हैं या रीपर्चेज नहीं कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ क्लोज इंड स्कीम में बी कन्वर्टेड इनटू ओपन इंडेड स्कीम। कभी कभी ऐसा भी होता है अगर कोई इन्वेस्टर है क्लोज इंडेड स्कीम को अगर चाहे तो वो आपका ओपन इंडेड स्कीम में भी कन्वर्ट कर सकता है। कैसे करता है इसके नियम इस प्रकार हैं। इफ द ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ सच स्कीम डिस्क्लोज द ऑप्शन एंड द पीरियड ऑफ सच कन्वर्जन और द मेजॉरिटी ऑफ द यूनिट होल्डर गिव ए कंसेंट ऑफ द डेट इफेक्ट ए क्लोज इंडेड स्कीम शैल बी फुली रिडीम्ड at the end of the maturity period। ठीक provided that the unit holder are not opting for the revolver shall be allowed to redeem their holding at the scheme। देखिए साफ कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ऑफर डॉक्यूमेंट ये साफ साफ ऑप्शन दिया हो कि आप क्लोज इंडेक्स स्कीम को ओपन इंडेक्स स्कीम में कन्वर्ट कर सकते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और साथ में या अगर जो मेजॉरिटी ऑफ द यूनिट होल्डर है उसके भी अगर वो भी ओके करते हैं तो भी कोई भी यूनिट होल्डर जो है वो अपने क्लोज इंडेक्स स्कीम को ओपन इंडेक्स स्कीम में कन्वर्ट कर सकता है। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है इसी में ऑफर पीरियड। नो स्कीम ऑफ ए म्यूचुअल फंड अदर देन द initial offering period of any equity linked saving scheme shall be open for the subscription more than 45 days। और देखिए कोई भी इसके जब मार्केट पे लॉन्च होती है तो उसका एक ऑफर पीरियड होता है कि इस डेट को हम ओपन करने जा रहे हैं और मैक्सिमम जो ऑफरिंग डेट होता है वो आपका 45 डेज यानी 1.5 महीने के तक वो जो स्कीम जो है मार्केट में ओपन रहती है। उस वहाँ तक जो है वो उस समय तक जो है कोई भी जो आपका इन्वेस्टर है स्कीम को खरीद सकता है। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है अलॉटमेंट ऑफ यूनिट and refund of money। The asset management company shall specify the offer document the minimum subscription amount is 6 days under the scheme and in case of over subscription the extent of the subscription it may retain provide that the where the asset management company retain the over subscriptions refer to clause all the applicant applying up to 5,000 units shall be given full allotment subject to the over subscriptions mentioned in the clause B। देखिए अब जब आप देखा जाए जब आप ऑफर पीरियड यानी ओपन जब समय बीत जाता है तो अगर सब ये अब देखा जाए अगर सब्सक्रिप्शन के भीतर अगर माने सारे यूनिट अगर पब्लिक ने खरीद ली है तो यानी आप ये भी जानती हैं कि 90% जो है आपका वो चाहे शेयर हो चाहे म्यूचुअल फंड हो वो जितना भी इशू हुआ है उसमें से उसको परचेस होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा परचेस होता है तो उसमें उसको क्या करना पड़ता है उसको आपको फिर उसमें से जो नेक्स्ट जो नहीं बचता है उनको वापस करना पड़ता है। लेकिन जो मिनिमम है वो 90% के बीच जो है वो कोई भी कंपनी की जो यूनिट जो वो स्कीम होती है उसको पब्लिक के द्वारा जो है वो बेच देनी पड़ती है। ठीक है। द म्यूचुअल फंड एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी शैल बी liable to refund the application money to the applicant if the mutual fund fail to receive the minimum subscription amount refer to the clause B and subscription if the money received from the application of unit are in the excess of the subscription and refer to the clause B of sub regulation। देखिए मान लीजिए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी रिसीव नहीं कर पा रही है या ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है तो ऐसी कंडीशन में वो इन्वेस्टर को उसकी मनी लौटानी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। जितना आपने अलॉटमेंट कर दिया है और बाकी जगह अगर आपने कंपनी ने अलॉटमेंट नहीं किया है तो जो लोग जिस इन्वेस्टर को फंड ये स्कीम अलॉट नहीं हुई है तो उनको विदिन 3 महीने के भीतर जो है उसका पैसा जो है वो लौटा देनी पड़ेगी। और मान लीजिए अगर 3 महीने ज़्यादा होता है तो विथ इंटरेस्ट के साथ उस इन्वेस्टर को कंपनी को उसका पैसा वापस करना होता है। फिर नेक्स्ट आपका है यूनिट सर्टिफिकेट और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है। आप देखिए द एसेट मैनेजमेंट कंपनी शैल इशू टू द एप्लीकेंट whose application has been accept unit certificate or a statement of accounts specifying the number of unit
allotted to the applicant as soon as the possible, but not लेस देन 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। हाँ, जब आपने अलॉटमेंट कर दिया है तो 6 महीने के भीतर जो है ऐसे में कंपनी या एएमसी का ये कहना है कि कंपनी को उस यूनिट होल्डर को उसका जितना यूनिट उसको अलॉट हुआ है उसका एक सर्टिफिकेट बना के उसको भेज देना कंपलसरी होता है। प्रोवाइड दैट द इफ एन applicant to desire the asset management company shall issue the unit certificate to the applicant within 6 months of the receipt of request of the certificate। मान लिए कि कोई किसी कारणवश कंपनी को देरी हो रही है और भेजने में, तो क्या करती कंपनी उसके साथ उसको एक सूचना दे देगी कि हम आपको बहुत जल्दी जो है आपको यूनिट सर्टिफिकेट हम भेज देंगे। लेकिन वहाँ भी ध्यान रखिएगा, वहाँ भी टाइम जो है वो 6 महीने का होना चाहिए। फिर है ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट। देखिए, एन यूनिट सर्टिफिकेट अनलेस अदरवाइज रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिटेड अंडर द स्कीम शैल बी फ्रीली ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टी और एनी ऑप्शन ऑफ लॉ। देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट जो है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जो है दूसरे नॉमिनी को या किसी दूसरे व्यक्ति को जो वो बड़े आराम से वो यूनिट होल्डर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक, और ध्यान रखिएगा इसमें एक बहुत साफ गारंटेड स्कीम, आज की डेट में कोई भी कंपनी ऐसी कोई भी स्कीम को लॉन्च नहीं कर सकती है जो गारंटी दे दे कि आपको हम सालाना 12% 15% जो है रिटर्न देंगे। यानी सेबी का ये साफ साफ कहना है कि गारंटी नाम की कोई भी स्कीम जो है आप अपनी कंपनी की तरफ से मार्केट में या इन्वेस्टर को लालच के रूप में ऑफर नहीं कर सकती। नेक्स्ट आपका है वाइंडिंग अप। ए क्लोज इंडेड स्कीम शैल बी वाइंडिंग अप ऑन द एक्सपायरी ऑफ द ड्यूरेशन fixed in the scheme on the reception of the unit unless is the roll over for the period। ध्यान रखिएगा, जब मान लीजिए कंपनी का जो उस कंपनी का पीरियड है कि आपकी स्कीम सिर्फ 5 साल तक रह सकती है, सेबी ने गाइडलाइन दे दिया है, तो आप 5 साल बाद जो है वो कंपनी, जैसे रिलायंस की कंपनी है, कोई ग्रोथ फंड की स्कीम लॉन्च की है, तो 5 साल के भीतर जो है वो जब 5 साल बीत जाता है यानी जब 5 ईयर बीत जाता है तो उस समय क्या हो जाएगा, वाइंडिंग अप, वो कंपनी को अपनी उस स्कीम का बंद करना पड़ेगा। ये स्कीम ऑफ ए, और ये अप्लाई होता है आपका केवल आपका क्लोज इंडेड स्कीम पे। ए स्कीम ऑफ ए म्यूचुअल फंड में बी वाइंडिंग अप आफ्टर रीपेइंग द अमाउंट ड्यू द यूनिट होल्डर ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच इन ऑप्शन ऑफ द ट्रस्टी रिक्वायर द स्कीम टू बी वाइंडिंग अप। हाँ, ध्यान रखिए, कोई भी घटना घटने पे ट्रस्टी के पास ये राइट होता है, वो चाहे तो कंपनी को कह सकता है कि आप जो है आप ये स्कीम का क्लोज कर दिए, यानी ये स्कीम को आप वाइंडिंग अप कर दीजिए। ठीक है, फिर where a scheme is to be winding up under the sub regulation, the trustee shall be given notice disclosing the circumstances leading in the winding up the company to the board। हाँ, जब स्कीम का जब वाइंडिंग अप हो रहा है तो ट्रस्टी क्या करता है कि सूचना जो है सेबी को दे देगी। इफेक्ट ऑफ द वाइंडिंग अप होने के बाद उसका ये इफेक्ट पड़ता है, कंपनी दोबारा जो है उस स्कीम को लॉन्च नहीं कर सकती। ठीक है, फिर आपका क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर एंड मैनर ऑफ द वाइंडिंग अप। देखिए, प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है कि कंपनी जो एएमसी जो है एक ट्रस्टी की मीटिंग बुलाएगी और उसमें एक प्रस्ताव पास करेगी कि ये स्कीम के जो ये कंपनी की स्कीम है इसका अब हम वाइंडिंग अप करना जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको हमने अभी आपको इस लेक्चर में जो है आपको हमने समझाया है प्रोसीजर फॉर द लॉन्चिंग ऑफ ए स्कीम, दैट इज ए लॉन्चिंग ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। इसके क्या तरीके थे, क्या स्टेप कंपनी उठाती है, हाँ, ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या होता है, फिर किस तरह उसका नॉमिनेशन होता है, फिर किस तरह उसका एडवर्टीजमेंट होता है, किस तरह लिस्टिंग होती है और आपका रीपर्चेज किस तरह होता है, ये सारे पॉइंट टू पॉइंट हमने आपको समझाया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमको आप मैसेज करिएगा। अब अपना लेक्चर क्लोज कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।